नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल जड़ों में जा रहे हैं। हमारे पास यश रावत सर के एक यूट्यूब लेक्चर के कुछ खास बिंदु हैं और हम समझेंगे कि हमारा संविधान बनना शुरू कैसे हुआ। जी। तो देखना यह कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये कैबिनेट मिशन योजना क्या चीज़ थी और संविधान सभा वो कैसे बनी। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी शुरू होती है असल में 1946 में। तब ब्रिटेन से 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे। जी। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अच्छा। इसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। जी। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये भी याद रखने वाली बात है। ये मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और फिर उन्होंने अपनी योजना, मतलब जो प्लान था, वो 16 मई 1946 को पब्लिश किया। ओके, तो इसी योजना से फिर संविधान सभा बनी, इसका नतीजा यही था। हाँ, कह सकते हैं कि इसी योजना ने वो पूरा ढांचा तैयार किया संविधान सभा के गठन का। इसमें तय हुआ कि कुल 389 सदस्य होंगे। 389? हाँ, 389, और इनको मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से। और यहाँ एक दिलचस्प बात थी शायद कि ब्रिटिश भारत वाली जो 296 सीटें दी उन पर तो चुनाव हुए। हाँ, चुनाव हुए। लेकिन रियासतों की 93 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाना था, मतलब वहां के राजा भेजते थे चुनकर। सही कहा, बिल्कुल। इसीलिए संविधान सभा को हम कहते हैं कि वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत, मतलब पूरी तरह चुनी हुई नहीं थी। अच्छा। और ये जो सीटों का बंटवारा था वो जनसंख्या के आधार पर था, करीब करीब हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। और एक और बात जो शुरुआत में काफी अहम थी कि देशी रियासतों ने पहले इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। ओहो, तो मतलब सभा शुरू तो हुई पर पूरी नहीं थी शुरुआत में। हाँ, एक तरह से अधूरी शुरू हुई। ठीक है, तो सभा बन गई, अधूरी ही सही। इसने काम कैसे शुरू किया? पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और वहां, जैसे फ्रांस में होता है, सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी? हाँ, सिर्फ टेम्परेरी। और सभा को पहली बार संबोधित करने वाले व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। अच्छा, ये तो अस्थायी व्यवस्था हो गई। फिर स्थायी अध्यक्ष वगैरह कब चुनेंगे? वो ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके। और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। साथ ही एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई बी.एन. राव की। बेनेगल नरसिम्हा राव वो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। हाँ, ये नाम मैंने सुना है, बी.एन. राव। और एक एम.एन. रॉय भी थे ना, जिन्होंने आइडिया दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये कंफ्यूजन बहुत होता है। बी.एन. राव सलाहकार थे संविधान सभा के, और एम.एन. रॉय वो थे जिन्होंने 1934 में सबसे पहले ये विचार रखा था कि भारत की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो इसके ठीक बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसका क्या महत्व था? देखिए, ये उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। यही समझिए कि आगे चलकर हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी प्रीएम्बल, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था, क्योंकि वो संक्षेप में बताता है कि संविधान क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, और इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल। ये साफ करता है कि संविधान की असली शक्ति जो है वो भारत की जनता में है। और अगर हम पूरे संविधान के स्ट्रक्चर को देखें, प्रस्तावना के बाद क्या आता है? प्रस्तावना के बाद संविधान को अलग अलग भागों, पार्ट्स में बांटा गया है। हर भाग में फिर अनुच्छेद, आर्टिकल्स हैं, और सबसे आखिर में है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। ओके, तो कितने थे ये सब शुरू में और अब कितने हैं? कुछ बदलाव आया है? हाँ, काफी बदलाव आया है। जब संविधान लागू हुआ तब मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, आज 12 हैं। अच्छा, 8 से 12? जी। और भाग जो थे वो मूल रूप से 22 थे, अब गिनती में 25 माने जाते हैं क्योंकि कुछ नए भाग जोड़े हैं। अनुच्छेद 395 ही थे मूल रूप से, लेकिन संशोधनों के जरिए नए अनुच्छेद जुड़ते गए तो अब उनकी संख्या 470 से भी ज्यादा हो गई है। काफी बड़ा हो गया है मतलब। हाँ,
दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। और प्रस्तावना की बात कर रहे थे हम, तो केशवानंद भारती केस 1973 वाला, वो बहुत अहम है। हाँ, वो तो लैंडमार्क केस है। बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को, नहीं बदल सकती। अच्छा, ये मूल ढांचा वाली बात बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और इसी पावर का इस्तेमाल करके 1976 में 42वें संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। राइट, वो 3 शब्द। जी। तो संक्षेप में अगर देखें तो कैबिनेट मिशन से शुरुआत हुई, फिर एक मिलीजुली सभा बनी, कुछ चुने हुए, कुछ मनोनीत सदस्य, फिर शुरुआती बैठकें हुई, अध्यक्ष चुने गए, और फिर उद्देश्य प्रस्ताव आया जिससे प्रस्तावना बनी और संविधान का पूरा ढांचा तैयार हुआ। ये पूरा सफर हमने देखा। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसमें कई चरण थे, बहसें थीं। शुरुआत में कुछ लोग शामिल नहीं थे, जैसे रियासतें, वो बाद में जुड़ी। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस था जिससे हमारा संविधान अपने मौजूदा रूप में आया। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और शायद श्रोताओं के मन में भी आए। ये देखते हुए कि संविधान सभा, जैसा आपने बताया, पूरी तरह से चुनी हुई नहीं थी और देश का एक बड़ा हिस्सा यानी रियासतें शुरू में बाहर रहीं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की नींव रखने वाले इस दस्तावेज को बनाने वाली आवाजें शुरुआत से ही पूरी तरह सबकी प्रतिनिधि थीं? इस पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं विचार। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है विचार करने के लिए।